हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल मुकेश कश्यप में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 की मैथ सीरीज। हाँ, आज से हम आपको मैथ्स भी पढ़ाएंगे। जिस बच्चे को मैथ्स बोरिंग लगती है, हो सकता है मेरा पढ़ाया हो उसको समझ में आने लगे। तो देख लेते हैं, बात करते हैं आज से मैथ्स की। और मैथ्स का पहला चैप्टर है जिसका नाम है समुच्चय। इसे इंग्लिश में बोलते हैं सेट्स। इसका आज पार्ट 1 हम डाल रहे हैं। देख लीजिए बच्चे, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि समुच्चय जो होता है, इसको जो खोज की, जिसने सबसे पहले हमें बताया समुच्चय के बारे में, वो थे हमारे जर्मन के एक गणितज्ञ थे जिनका नाम था जॉर्ज कैंटर। क्लियर। अब समुच्चय होता क्या है, मोस्टली सभी के सभी बच्चे जानते हैं समुच्चय के बारे में और रोजाना समुच्चय के बारे में चर्चा भी करते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं है समुच्चय होता क्या है। ठीक है, ये समुच्चय की बात अभी करेंगे आगे। उस समुच्चय से पहले हम जान लेते हैं कुछ ऐसी चीजों को जो कि आप जानते हैं पहले से, और लेकिन आपके ध्यान में कभी रहती हैं और कभी ध्यान में नहीं रहती, और इस चैप्टर के लिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनके बारे में आपको नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं उन वर्ड्स को जो वर्ड्स यहां पर बार बार दिखाई देंगे। ठीक है, तो देखिए, अगर हमें कैपिटल एन दिखाई देता है कहीं लिखा हुआ, तो उसका मतलब होता है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, यानी कि प्राकृत संख्या बोल सकते हैं, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। यानी कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को। क्लियर। उसके बाद अगर पूर्णांकों का समुच्चय अगर हमें रिप्रेजेंट करना है या लिखना है, तो उसको हम कैपिटल जेड से दिखाते हैं। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, आपको याद है भी। एक बार हम इस पर पहले निगाह डाल रहे हैं स्टार्ट करने से पहले चैप्टर के। ठीक है, आगे देखते हैं परिमेय संख्याओं का समुच्चय। क्या होता है परिमेय संख्याओं का समुच्चय? इसे कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जो होगा उसे हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। धन पूर्णांकों का समुच्चय होगा उसे हम जेड पॉजिटिव से शो करेंगे। धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, इसे हम क्यू पॉजिटिव से शो करेंगे। धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है तो उसको हम आर पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करेंगे या शो करेंगे। बच्चे, कहीं कहीं पर हमें बहुत सी जगह ऐसा भी मिलता है कि ये जेड जो है वो निगेटिव दिखाई देता है, आपका क्यू निगेटिव दिखाई देता है, आर भी निगेटिव दिखाई देता है। जब ये निगेटिव साइन आएगा तो वहां धन की जगह क्या आ जाएगा? ऋण, यानी कि ऋण संख्याओं का समुच्चय। ऋण शब्द आ जाएगा यहाँ पर। ऋण पूर्णांकों का समुच्चय, ऋण परिमेय संख्याओं का समुच्चय, ऋण वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो ये तो हो गई उन वर्ड्स के लिए बात जो कि आपके बार बार यहाँ पर प्रयोग में आएंगे। अब पढ़ लेते हैं हम समुच्चय की परिभाषा को। क्या होती है समुच्चय की परिभाषा? तो समुच्चय की परिभाषा क्या होती है? समुच्चय का मतलब होता है बच्चे समूह। क्या होता है? समूह। तो समूह के लिए ही हम बात करेंगे यहाँ पर। और कैसे बात करेंगे कि ऐसा समूह जो पूर्णतः परिभाषित हो। क्या हो? परिभाषित हो, समुच्चय कहलाता है। समुच्चय कहलाता। ठीक है बच्चे, तो क्या है समुच्चय की परिभाषा? ऐसा समूह जो पूर्णतः परिभाषित हो, समुच्चय कहलाता है। अब क्या मतलब है परिभाषित होने का? परिभाषित होने का मतलब है कि अगर हम किसी भी चीज को पूरी तरीके से डेफिनेट श्योर होकर बोल पा रहे हैं तो वही हमें परिभाषित होता है। सपोज हम क्रिकेट टीम की बात करते हैं, तो हमने कहा कि भारत की क्रिकेट टीम, भारतीय क्रिकेट टीम का समूह। तो भारतीय क्रिकेट टीम का समूह, तो इससे हमें भारतीय शब्द जैसे ही आ गया तो हमें पता चल गया कि अगर हमने बात की सचिन तेंदुलकर, तो सचिन तेंदुलकर कौन है? भारतीय क्रिकेट टीम का एक सदस्य है। तो भारतीय टीम के जितने 11 खिलाड़ी हैं, उन 11 खिलाड़ियों का अगर हम नाम
रखें एक जगह, एक श्रेणी के अंदर, तो उनको अगर हम किसी जगह रखते हैं तो वो समुच्चय जो कहलाया जाएगा वो कहलाया जाएगा भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों का समुच्चय। तो अगर हम किसी भी क्रिकेट खिलाड़ी का जिक्र कर दें तो वो भारतीय शब्द नहीं आ रहा, वो खिलाड़ियों का समुच्चय तो आ रहा है, ठीक है, लेकिन क्रिकेट खिलाड़ी है या फिर भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी है वो कैसे पता चला? वो तब पता चला जब हमने उस समुच्चय को परिभाषित किया। परिभाषित मीन्स हमारे संदर्भ में आया, हमारे ज्ञान में आया कि भारत के 11 लोग हैं, ठीक है। तो यहां से हमें पता चलता है कि समुच्चय क्या है, एक ऐसा समूह जो पूर्णतः परिभाषित हो समुच्चय कहलाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं समुच्चय के बारे में कि हमें समुच्चय मिलता कहाँ कहाँ है, ठीक। समुच्चय हमें हर जगह मिलता है। जैसे हम सपोज कहने लगे कि एक टोकरी है और टोकरी के अंदर बैगन रखा है, आलू रखा है, प्याज रखी है, तो उस टोकरी को हम क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे हम सब्जियों की टोकरी। क्या बोलेंगे? सब्जियों की टोकरी। तो इससे हमें पता चला कि ये टोकरी का हमने एक स्पेशल नाम दे दिया और इसे हमने परिभाषित कर दिया कि ये जो टोकरी है ये किसकी है? सब्जियों की टोकरी है। और जिसके अंदर क्या रखी है? बैगन रखा है, आलू रखा है, प्याज रखी है, मटर टमाटर कुछ भी हो सकते हैं। तो अगर उस टोकरी के अंदर सब्जी रखी है तो उसको कहेंगे हम सब्जियों की टोकरी। अगर दूसरी एक और टोकरी है, उसके अंदर आम रखा है, केला रखा है, सेब रखा है, अनानास रखा है, तो अगर इस तरीके से दूसरी टोकरी है तो उसे हम क्या कहेंगे? फलों की टोकरी। तो अगर हमें किसी व्यक्ति से कहना है कि हमें फलों वाली टोकरी उठा के लेके आनी है तो वो कहाँ जाएगा? फलों वाली टोकरी को उठाकर लेके आएगा। हमने उसे परिभाषित कर दिया कि वहां दो चीजें रखी हैं, उनमें एक फलों की टोकरी है और एक कौन सी टोकरी है? सब्जियों की टोकरी है। तो वो फलों की टोकरी को उठाकर लेकर आया। और अगर हमने कहा उससे कि ले भाई ये आम है, आम जाके टोकरी में रखा, तो जब टोकरी में रख कर आएगा आम को, तो क्या वो सब्जियों की टोकरी में आम को रख कर आएगा? नहीं ना, वो कहाँ रख कर आएगा? फलों की टोकरी में आम को रख के आएगा। तो यहां से हमें पता चला, हमने उसे परिभाषित कर दिया उस टोकरी ने कि ये फलों की टोकरी है और ये सब्जियों की टोकरी है, और फलों की टोकरी के अंदर आम रखा जाना है, ना कि सब्जियों की टोकरी के अंदर आम रखा जाना है। तो यहां से मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ चुका होगा कि समुच्चय के अंदर एक जैसे जो क्वालिटी की चीज होती है, एक जैसे गुण की जो वस्तु होती है, कोई भी XYZ कुछ भी हो, एक ही समूह की हो, एक ही जैसी क्वालिटी रखती हो, तो वो एक जगह रखी हुई है, तो उनको हम क्या बोलेंगे? उस चीज का समुच्चय कहते हैं। अब इसे पढ़ लेते हैं मैथ्स के रूप में। ये तो हमने बात पढ़ ली किस बारे में, कि जो हमें एक जनरल लैंग्वेज में हमें पता होनी चाहिए। अब इसे मैथ्स के रूप में देखते हैं। तो मैथ्स के रूप में देखते समय हमें कुछ और बातों का ध्यान रखना है कि इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। देखो बच्चे, कोई सदस्य होते हैं तो उन सदस्यों की संख्या को यहां पर बोलते हैं अवयव। क्या नाम दिया जाता है? अवयव। मीन्स अगर हमें 2 दे रखा है, 4 दे रखा है, 6 दे रखा है, 8 दे रखा है, 10 दे रखा है, ठीक है, ये क्या है? हमारे अवयव होंगे। क्या कहलाए जाएंगे? ये अवयव, ठीक है। और इनको हम कोमे के द्वारा अलग अलग बांट देते हैं। ये कोमे ने इनको अलग अलग शो कर दिया, ठीक है। तो समझ पा रहे हैं? पहली चीज कि जितना इस सेट यानी कि इस समुच्चय के अंदर वर्ड्स लिखे हुए होंगे उन सबको क्या बोलेंगे? हम अवयव का नाम देते हैं। और इन अवयवों को हम कोमे के द्वारा अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम इसको एक मंझले ब्रैकेट के द्वारा, किसके? मंझले ब्रैकेट के द्वारा, जिसको हम सर्प कोष्टक भी कहते हैं, के द्वारा बंद कर देते हैं, ठीक है। और इनके बाहर हम किसी बड़े अक्षर से यानी कि ABCD के बड़े अक्षर से इसका नाम लिख देते हैं। इसी को बोलते हैं हम समुच्चय। क्लियर? इस तरीके से जो लिखा हुआ है उसको बोलेंगे हम समुच्चय। अब इसके बारे में फिर से पढ़ लेते हैं कि जो इस समुच्चय के अंदर मौजूद सदस्य हैं उनको हम बोलते हैं अवयव। क्या बोलते हैं उनको? अवयव। इन्हें बोलेंगे हम अवयव। और ये प्रत्येक अवयव जो होता है इन कॉमों के द्वारा बटा हुआ होता है, और इनको हम बंद करते हैं मंझले ब्रैकेट के द्वारा, या फिर इसे बोलते हैं सर्प कोष्टक के द्वारा। और
इनके जो नाम होगा, इस पूरे के पूरे समुच्चय का नाम जो रिप्रेजेंट करेंगे, इसे जो शो करेंगे समुच्चय को, वो कैपिटल वर्ड से शो करते हैं। वो कैपिटल वर्ड कुछ भी हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डैश 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 जेड तक कुछ भी हम ले सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब इसके अंदर के अवयव जो होते हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल वर्ड से, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी। मीन्स अगर अंदर के अवयवों को हमें लिखना है तो वो अंग्रेजी वर्ड माला के छोटे अक्षर से रिप्रेजेंट करते हैं। और कैपिटल वर्ड अगर लिखा है, कैपिटल अक्षर लिखा है, तो उसका मतलब है कि ये क्या है, हमारा इस समुच्चय का नाम है या समुच्चय को शो कर रहा है। ठीक है, तो हमें यहां से क्या क्या पता चला कि ये अंदर के अवयव हैं, कॉमो द्वारा अलग हुए, कोष्टक है, ये कोष्टक से इसे बंद करके रखते हैं, और इसके बाहर जो भी लिखा हुआ है वो कैपिटल वर्ड से लिखा जाता है। चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं। देखिए बच्चे, अब कैसे कैसे समुच्चय हो सकते हैं, समुच्चयों का जिक्र क्या हुआ। देखो ए, ई, आई, ओ, यू, ये जैसे ही तुम्हें दिखाई दिया तो इसलिए कुछ ना कुछ इसने परिभाषित किया, हमारे दिमाग के अंदर कुछ इसने एक फ्यूज बल्ब जला दिया कि भैया ये कुछ स्पेशल चीज है, ये कुछ स्पेशल चीज है। तो वो स्पेशल चीज क्या है, इसके बारे में हमें पता है, स्पेशल चीज है, लेकिन वो स्पेशल चीज क्या है। तो क्या है ये स्पेशल चीज, अगर आप लोग मुझसे पहले इसको बता पा रहे हैं तो कमेंट में आप जवाब दे सकते हैं। ये क्या है स्पेशल चीज, ए, ई, आई, ओ, यू, ये अंग्रेजी वर्णमाला के क्या है, ये बॉबल्स हैं। क्या है ये, बॉबल्स या फिर स्वरों का समुच्चय। स्वर 5 होते हैं, इनको हमने इस कोष्टक के अंदर बंद कर दिया और यहां पर लिख दिया ए। तो ए, ई, आई, ओ, यू, अगर हम इसको लिखना चाहेंगे तो ये होता है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। समझ पा रहे हैं। इसके अंदर अगर इंक्लूड कर दें, सपोज बी इंक्लूड कर दें, तो क्या ये बी इसके समुच्चय को संतुष्ट करता है, क्या इसमें होना चाहिए, नहीं, बी इसके अंदर का अवयव नहीं है। ये ए बी सी डी के अंदर स्वर दे रखे हैं सारे के सारे, क्लियर। तो अगर बी लिख देंगे या सी लिख देंगे, डी लिख देंगे, जेड लिख देंगे, तो वो इसका मेंबर नहीं है। तो मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे कि क्या होता है समुच्चय, जो एक जैसी क्वालिटी रखते हो उनका अगर समूह है तो उसे बोलेंगे हम समुच्चय कहते हैं, क्लियर। चलिए ये चीज हमें आ गई समझ में। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते समय इसको लिखने के होते हैं दो तरीके। क्या तरीके होते हैं, दो तरीके होते हैं। एक होती है रोस्टर विधि, एक होती है रोस्टर विधि, और एक होती है समुच्चय विधि। समुच्चय विधि, देखिए बच्चे क्या होती है समुच्चय विधि और क्या होती है रोस्टर विधि। देखिए अब हमने ये कहा कि 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, ये वैल्यू दे रखी है। अब इस वैल्यू को हमने जैसे ही देखा तो वो क्या बोल रही है ये चीज देख लेते हैं कि 2 सम संख्या है, 4 सम संख्या है, 6 सम संख्या है, 8 सम संख्या है और 10 भी सम संख्या है। यानी कि ये जो समुच्चय है वो सम संख्याओं का समुच्चय है। इतनी बात समझ में आ रही है, किसका समुच्चय है, सम संख्याओं का समुच्चय है। अगर हम इस ब्रैकेट को यहां से ना बंद करके डैश 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 करके ऐसे बंद कर देते तो ये तो हो जाता सम संख्याओं का समुच्चय, लेकिन हमने जैसे ही इसको यहाँ केवल इतने पर बंद कर दिया तब इसने हमें बताया कि आखिरी मेंबर इसका कौन है, 10 है। आखिरी मेंबर इसका 10 है, 10 से ज्यादा इसके अंदर सदस्य नहीं है। तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखो कोई भी वैल्यू है, ये क्या है 2 है, तो 2 को हमने सपोज x मान लिया। क्या मान लिया, x, और ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे x, साइन लगाएंगे, यानी कि इस साइन को बोलते हैं हम सच दैट का साइन, ठीक है, x सच दैट
x। क्या है x? 2 4 6 8 10 यानी कि सम संख्याओं का समुच्चय। क्या लिखेंगे? सम x बिलोंग्स x says that x सम संख्याओं का समुच्चय समुच्चय है जो क्या है? सम संख्याओं का समुच्चय है जो किससे, देखो यहां पर अगली संख्या क्या होगी? 12। क्या होगी अगली संख्या? देखो 2 4 6 8 10 12। हम दो तरीके से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? x छोटा है, ठीक है, x छोटा है 12 से, ये लिख सकते हैं। या फिर ये ना लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं x छोटा है या बराबर है 12 के, ठीक है। मीन्स क्या है कि ये इससे छोटा ही है, इससे बड़ा नहीं है, या बराबर है, सॉरी यहां पर 10 से, कि x जो है वो x जो है 10 से छोटा है या 10 के बराबर है। ये वैल्यू लिख सकते हैं या फिर हम लिख सकते हैं ये वैल्यू, ठीक है। तो इस विधि को जो बोलेंगे इसे बोलेंगे हम समुच्चय विधि, ठीक है। और अगर हमें इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसे बोलेंगे हम रोस्टर विधि, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी और अच्छी तरीके से पता चल भी रहा होगा। अब पढ़ लेते हैं इसके अगली बात क्या कहती है इसमें। हमने कहा ये 2 है, 2 इसका सदस्य है, ठीक है। तो अगर ये इसका सदस्य है ए का, तब इसे लिखेंगे 2 बिलोंग्स करता है ए को, ठीक है। हमने अगर कहा यहां 5 है, 5 बिलोंग्स करता है ए को, तो देखो इसके अंदर क्या 5 दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। तो 5 इसको बिलोंग्स नहीं करता। जब बिलोंग्स नहीं करता या इसके अंदर है नहीं, इसका अवयव नहीं है, तब इसे हम काट कर दिखा देंगे, इसे बोलेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। जैसे 8 है, 8 बिलोंग्स करता है किसको? ए को। अगर हम कहें यहां पर 9 बिलोंग्स करता है ए को, क्या बात सही है? नहीं है, क्योंकि इसमें 9 दिख ही नहीं रहा। जब 9 नहीं दिख रहा तो वो हो जाएगा डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। तो मैं समझता हूं कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि हमने क्या सीखा यहां पर, कि अगर अवयव ए के अंदर कोई अवयव दे रखा है, दिखाई दे रहा है, तो वो अवयव इसको बिलोंग्स करेगा, और अगर इसमें कोई अवयव दिखाई नहीं दे रहा है, लिखा हुआ नहीं है, तो वो इसको बिलोंग्स नहीं करेगा। क्लियर? अब आती है बात परिभाषित और अपरिभाषित। देखो परिभाषित समुच्चय होता है या परिभाषित कर सकते हैं अगर हम किसी चीज को काउंट कर सकते हैं, जान सकते हैं, पूरी उसकी डिटेल दे सकते हैं, तो परिभाषित है। और अगर हम किसी चीज को अपनी नॉलेज के द्वारा पूरी तरीके से नहीं बता सकते तो वो अपरिभाषित होगा। अगर मैं आपसे क्वेश्चन कहूं कि आप कक्षा 11 में पढ़ते हो, तो भारत के अंदर कक्षा 11 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय परिभाषित है या अपरिभाषित है? तो क्या आप काउंट करके बता सकते हो कि पूरे भारत के अंदर कक्षा 11 में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? आप शायद नहीं बता सकते, तो इसको बोलेंगे हम अपरिभाषित। क्या बोलेंगे? अपरिभाषित। लेकिन यही क्वेश्चन मैं कह दूं कि आप अपने घर के अंदर बताइए क्लास 11th में पढ़ने वाले बच्चों का समुच्चय, तो आपको अपने घर के अंदर कौन कौन 11th क्लास में पढ़ रहा है उसको हम बता सकते हैं, गिन सकते हैं। एक मैं पढ़ रहा हूं, एक मेरा भाई पढ़ रहा है, तो क्या है? 2 मेंबर हैं। या एक मेरी चाची का लड़का पढ़ रहा है, 3 मेंबर हैं, ठीक। तो मीन्स हम उनसे गिनती गिन सकते हैं। जिसको हम गिन सकते हैं, जिसको हमें ज्ञात हो सकता है, वो क्या है? परिभाषित होगा। क्लियर? और जिसे हम गिन नहीं सकते वो क्या होगा? अपरिभाषित होगा। क्लियर? तो हमें परिभाषित और अपरिभाषित भी समझ में आ चुका है। जैसे अगर हम कहने लगे, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए भारत के अंदर सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज का समुच्चय,
तो क्या सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज बताया जा सकता है? नहीं बताया जा सकता। क्यों? क्योंकि इंडियन टीम के अंदर भी सर्वश्रेष्ठ सभी के सभी अच्छे से अच्छे बल्लेबाज हैं। कोई अगर तुम्हारा फेवरेट है तो कोई दूसरे का भी कोई और फेवरेट होगा। और भारत का जिक्र करा जा रहा है तो भारत में पता नहीं कितनी टीमें हैं। इंडिया के अंदर इतने राज्य हैं, राज्यों के अंदर इतने देश हैं, गली मोहल्ले हैं, सभी के अंदर कोई ना कोई क्रिकेटर बैठा हुआ है। हर कोई अपने आप में क्रिकेटर है। तो कौन सबसे अच्छा है उसकी हम संख्या नहीं निकाल सकते। तो क्या हो जाएगा? ये एक अपरिभाषित समुच्चय हो जाएगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अगर ये बात समझ पा रहे हैं तो आगे बात कर लेते हैं कि एक समुच्चय के अंदर हम एक से ज्यादा अवयव को एक बार नहीं, एक ही अवयव को एक से ज्यादा बार नहीं लिखते। सपोज हमने कहा यहाँ पर 10 10 इस तरीके से है, तो 10 एक बार आ चुका है तो ये लिखने का तरीका गलत हो जाएगा। एक संख्या को एक ही बार लिखेंगे चाहे वो कितनी बार भी रिपीट हो रही हो। ठीक है, जैसे हमें लिखा है 2 4 4 6 6 8 10 10, ये चीज लिखी हुई है तो ये हमारी गलत लिखी हुई है। क्या लिखी है? गलत लिखी है। इसे सही लिखने का तरीका होगा 1 2 आ गया, 4 आ गया, 6 8 10, ये इसे सही लिखने का तरीका ये हो जाएगा। क्लियर? मीन्स एक संख्या को एक से ज्यादा बार नहीं लिखते। ठीक, उसके अलावा हम समुच्चय को लिखते समय छोटे से बड़े के रूप में लिखेंगे। ABCD लिख रहे हैं तो सबसे पहले स्मॉल मतलब कि क्रम से चलेंगे। ए सबसे पहले आता है, पहले नंबर पे आता है तो ए को सबसे पहले लिखेंगे। अगर हमें कोई वर्ड दे रखा है, सपोज यही वर्ड ले लें, तो इस वर्ड के अंदर सबसे पहले क्या आता है? ई आता है। तो ABCDEFG, तो ई आता है, ई को पहले लिखेंगे। FG, जी को बाद में लिखेंगे। ठीक है ना? ओ बाद में लिखेंगे, आर बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका समुच्चय इस वर्ड का। क्लियर? ए इज इक्वल टू, अब मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे कि क्या होता है लिखने का क्रम। हमें क्या लिखना है? सबसे पहली जो चीज आ रही है ABCD के अंदर उस वर्ड को सबसे पहले लिखना है। 1 2 3 के अंदर जो सबसे पहले वर्ड आ रहा है उसको सबसे पहले लिखना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको इतना कुछ समझ में आ चुका होगा। कल हम अगली वीडियो के अंदर लेकर आएंगे आपको पहली एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको इससे अच्छी नॉलेज मिली होगी। अगर अच्छी नॉलेज मिली है तो कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अगर आप चाहेंगे तो मैं इस क्लास को लेकर आगे लाइव भी आऊंगा। ठीक है, तो थैंक यू एंड गुड लक।